नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे देशोन्नति के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। वैसे हम इस खास कार्यक्रम में विविध मुद्दों पर हमेशा बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम एक देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है देश का अन्नदाता किसान। वैसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी बहुत सी जरूरतें होती है, जिनमें से अन्न यानी कि भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी जरूरत है, जिसे देश का अन्नदाता हम तक पहुंचाता है। लेकिन देश के अन्नदाता को क्या मिलता है? आत्महत्या। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देश में सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन ये देश का एक प्रमुख मुद्दा किसान आत्महत्या ये नहीं बदलता। किसानों के आत्महत्या का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में इसका प्रमाण ज्यादा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है देश के प्रख्यात किसान नेता, विदर्भवादी और देशोन्नति के प्रबंध संपादक प्रकाश पोहरे जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आज हम किसानों पर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों की आत्महत्या जो बढ़ती है, तो ये इसीलिए बढ़ रही है या इसीलिए किसान आत्महत्या करता है क्योंकि वो निराश हो जाता है। जो उसकी फैमिली है उसको पाल नहीं सकता है, उसकी जो रोजमर्रा की चीजें है, इतनी मेहनत करता है वो, उसके बावजूद भी जो पैसा नहीं मिलता है तो वो मायूस हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बताने की बात करता हूँ। ऐसा है कि हमारे देश के अंदर अगर हमने 2021 का अगर हिसाब लगाया, देखा, जो एनसीआरटी है, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है हमारा, उसके जो आंकड़े हैं मुझे मिले हुए, उसके ऊपर से ऐसा दिखा है कि देश के अंदर करीब करीब 2021 में 1,64,000 किसानों ने आत्महत्या किया। उसमें नेक्स्ट ईयर यानी 2022 के अंदर करीब करीब 4% का इजाफा हुआ, यानी 6,000 किसानों की आत्महत्या बड़ी कम नहीं हुई और 1,70,000 पे वो किसान की आत्महत्या पहुंची। 1,70,000 का मतलब ये है कि रोज की 465 आत्महत्या हो रही है, और रोज की 465 आत्महत्या का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर हर घंटे में 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ये विषय है। और उसमें भी अगर उसका भी अगर तोड़ निकाले या अगर विश्लेषण करे, तो ये सारी जो आत्महत्याएं हो रही है, इसमें से 40% किसान जो है वो महाराष्ट्र के, और 40% में भी अगर देखे जाए, यानी कहने का मतलब 68,000 किसान, 70,000 किसान करीब करीब ये महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र में है। और वो 70,000 किसानों में 70% किसान ये विदर्भ से है। अच्छा। ये विदर्भ से है। अगर मैं आपको और भी उसको गहरा में जाने की बताऊं, तो मैं और आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले 100 दिनों में 1800 किसानों ने आत्महत्या किया, और वो 1800 किसानों में से 1400 किसान विदर्भ से है। तो ये आपको दिखेगा कि ये कितनी गंभीर बातें होते जा रही है। और ये जो परसेंटेज अगर हमने निकाला, ये जो भी सुसाइड्स हो रही है, तो इसमें से 40% जो है ये महाराष्ट्र से है, कर्नाटक में ये करीब करीब 21% है, आंध्रा में 8% है, और तमिलनाडु के अंदर 6.4% है, तो एमपी में 5.7% है। तो इससे आपको ये दिखेगा कि जो राज्य में इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है, वो राज्य में किसान कम आत्महत्या कर रहा है, और जिस स्टेट के अंदर, जिस भाग के अंदर इरिगेशन परसेंटेज ठीक नहीं है, वो उसके अंदर सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या है। जैसा कि मैंने आपको ये महाराष्ट्र की आत्महत्या जो कुल हो रही है, उसमें से जो विदर्भ में हो रही है, विदर्भ में इसीलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इरिगेशन ठीक नहीं है। इरिगेशन जहां है वहां बिजली ठीक नहीं है, बिजली किसानों को मिलती नहीं है। हफ्ते में 3 बार बिजली मिलती है, दिन में 3 बार, रात में मिलती है, एक दिन बिजली में नहीं मिलती है उसको। तो मुझे बताइए ना कि ये क्या, कौन रात को जाके इरिगेशन करेगा? कितना पॉसिबल है? जबकि आज के जमाने में सारे जंगलों के जो शेर है वो हमारे गांव खेड़े में आ गए हैं। शेरों का आतंक एक तरफ है, उसको जान जोखिम है, प्लस बिजली का भी कोई ये नहीं है कि चलो कंटिन्यू एक बार ऑटोमेटिक स्टार्टर दबा दिए तो चालू रहेगी, उसको किसान को वहां खेत में हाजिर रहना पड़ता। ये हमारा जो विदर्भ का एरिया ऐसा नहीं है कि जो जिस तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र का एरिया है। पश्चिम महाराष्ट्र में कैसा है कि वहां जो बिजली मिलती है या उनका जो क्रॉप है, वो क्रॉप है गन्ने का।
गन्ने के क्रॉप में ऐसा है कि वो लोग उसको गन्ने की चारों जो वाटर्स है वो सील कर देते हैं और उसके अंदर पानी छोड़ देते हैं। तो वो पानी जो है लबालब भर जाता है उसके अंदर, तो उसको तो सिर्फ देखना है कि वो पानी भरा है कि नहीं उसके अंदर। वो क्या करता है, बाहर से एक पत्थर लेता है, अंदर फेंक देता है। आवाज अगर डुबुक तो समझ जाता है वो तो डुबुक ये जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उधर की, फ्लड इरिगेशन की पश्चिम महाराष्ट्र में, तो वो और हमारे विदर्भ की जो इरिगेशन की प्रकार है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे ज्यादातर जो हमारा क्रॉप है वो है कॉटन, उसके बाद में सोयाबीन है, ये ही, और या अगर कोई किसान करते हैं तो वो थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह का ये चीजें करते हैं। तो उसमें तो सारा का सारा जो इरिगेशन है वो एक तो ड्रिप से देना पड़ता है या फिर उसको फ्लड इरिगेशन इससे देना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि इस तरीके से बिजली का जो सबसे ज्यादा ये है क्या बोलते हैं उसको, कि अनिश्चितता है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो किसान की जो आत्महत्या हो रही है, जिसमें जो परसेंटेज विदर्भ में इसलिए ज्यादा बढ़ा है कि जो जो बड़े परसेंटेज है ना, इसके पीछे सिर्फ बिजली विभाग कारणीभूत। अच्छा। बात ऐसी है कि बिजली जो महाराष्ट्र के लिए बनती है उसमें से, जो पूरे महाराष्ट्र में लगती है उसमें से 70% बिजली महाराष्ट्र विदर्भ बनाता है, और वो 70% में से सिर्फ 13% बिजली हमको मिलती है इसमें से, और वो भी इस तरीके से अनिश्चित मिलती है। अच्छा, इसमें दूसरा ये विषय है कि विदर्भ का जो विकास नहीं हो रहा है उसके पीछे के भी रीजन आप समझिए। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल आता है विदर्भ के अंदर, तो वो हमको महंगा मिलता है बंबई के तुलना में। तो वो बोलते कि नहीं, बंबई में वहाँ रिफाइनरी वहाँ नजदीक है, वहां से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाना पड़ता है, तो करके आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं। तो जब बिजली तो हमारे यहाँ ही बनती है विदर्भ के अंदर, फिर जब विदर्भ के अंदर बिजली बनती है तो उसके अंदर हमको मुंबई के या पुणे के रेट में या पश्चिम महाराष्ट्र रेट में हमको यहाँ कैसे मिलेंगे, हमको तो सस्ती मिलनी चाहिए। वो बोलते नहीं नहीं, ट्रांसमिशन लॉसेस है, उसके बाद में उसका ट्रांसमिशन का खर्चा है, तो हमारे पास तो खुद ही बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारा काय का ट्रांसमिशन लॉसेस है, काय के लिए हमारा ट्रांसमिशन का खर्चा है, कुछ नहीं है। वहां से कम 5 रुपए में कम से कम बिजली यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज आएंगे यहाँ पे, सिर्फ 5 रुपए का भी अगर फर्क रखे ना 1 यूनिट के पीछे, तो सारी इंडस्ट्री यहाँ आने की कोशिश करेंगी। तो ये इसका सारा नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसानों का जो उत्पादन है उसको भाव नहीं है। उसकी आपके माहिती के लिए मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जो कॉटन हमारा जो मेन प्रोडक्शन है, उसकी गवर्नमेंट ने बताई हुई प्राइस जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, वो है 12,000 रुपए पर क्विंटल, और गवर्नमेंट ने अभी जो उसके रेट दिए हैं वो दिए हैं 7,000 8,000 रुपए क्विंटल के, जो सपोर्ट प्राइस जो बोलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो नेचुरली जो सपोर्ट प्राइस रहती है उसके आगे पीछे व्यापारी खरीदी करते हैं बाजार में। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सब्सिडी ये एक विषय रहता है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि कोई चीज हमारी 7,000 में बन रही है और गवर्नमेंट उसको 12,000 रुपए दे रही है, तो हम बोलेंगे कि 5,000 रुपए पर क्विंटल के पीछे सब्सिडी मिली है ना, गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन किसान यहाँ 12,000 जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो गवर्नमेंट को या बाजार में 7,000 रुपए में दे रहा है, तो ये उल्टी गंगा बह रही है। यानी जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट 12,000 रुपए गवर्नमेंट ने बोला, वो हम 7,000 में हमारे से लूट के लेके जा रहे, तो 5,000 रुपए किसान सब्सिडी दे रहा है उल्टा यहाँ पे। या और भी व्यापारियों को समझने के हिसाब से मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पे देखो, इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इनकम टैक्स का मतलब है कि अगर आपको आमदनी होती है, इनकम होता है, तो उसके ऊपर टैक्स है। वो अलग अलग स्लैब है, 30%, 34%, या इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट सेक्टर को 25%, या कोई कोई सेक्टर्स को 18%। तो लेकिन वो इनकम पे है। अगर इनकम हुआ तो यहाँ पे किसान को इनकम हो या मत हो, तुमको यहाँ पे टीडीएस देना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्योंकि 12,000 का माल है, वो 7,000 मिल रहे हैं, तो ये 5,000 रुपए आपने काटेगा कि भाई हमको जो कम मिल रहे हैं, तो ये टीडीएस है। और गवर्नमेंट इधर बोलती है कि नहीं नहीं, खेती के ऊपर हमारा कोई टैक्स नहीं। अरे टैक्स कहाँ नहीं है? टीडीएस नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, तुम्हारा इनकम टैक्स नहीं है तो टीडीएस है। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी 12,000 और आप 7,000 में खरीद रही हो, खेती जब टोटली घाटे का धंधा हो गया, तो जब किसान अगर जाके इनकम टैक्स के रिटर्न दाखिल करेगा, तो वो इनकम टैक्स के रिटर्न कैसे दाखिल हो गए? लॉस के हो गए, क्योंकि 12,000 का माल 7,000 में उससे लूट लिया जा रहा है। तो कहने मतलब खेती तो घाटे में है।
तो वो पूरा जो उसका जो उसका ये है आमदनी अगर लॉस में है तो उसने उसके लॉस के अगर रिटर्न दाखिल करना चालू कर दिए तो ये क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की औकात है इनके लॉस के रिटर्न जमा करने की और उसको रखने की और उसके बाद में उसको उसका सर्टिफिकेट करने की। तो ये है नहीं, उनको पता है खेती पूरा लॉस का है, तो इसीलिए फिर क्या कर दिया उन्होंने कि जाने दो तुमको इनकम टैक्स ही माफ, ये बोलने के लिए तो किसान खुश हो जाएगा हमारा। तो ये ऐसी बातें नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है ना ये बड़ी होशियार है, जो जो ब्यूरोक्रेसी है ना बड़ी होशियार है, उनको मालूम है ये लॉस के लेके करेंगे क्या, कहाँ रखेंगे और कहाँ तक के उसका पालेंगे इसको। आज हमारे देश के अंदर मुश्किल से 5% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। 5% लोगों के इनकम टैक्स के लिए इतनी बड़ी सिस्टम खोल के रखी है गवर्नमेंट ने। तो 5% के लिए इतनी बड़ी सिस्टम है, जब ये 95% जो बचे हुए लोग हैं ये अगर इनकम टैक्स भरना चालू कर देंगे यानी घाटे के रिटर्न दाखिल करना चालू करेंगे, ये तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। इनके पास तो आदमी नहीं रहेंगे सब रखने के और काम करने के लिए। और उसके बाद में अगर इनका लॉस एकोमोडेट होते जाता है तो लॉस कहां से भर के निकालेंगे किसान भी और गवर्नमेंट भी, उसके बाद में क्या जवाब है। तो इसलिए बेटर यही है, बड़े शाने लोग हैं वो बोलते कि नहीं नहीं तुम्हारे कोई इनकम, खेती के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं, लगाओ भाई, हमारा बोलना इनकम टैक्स लगाओ, तो आपको भी पता लगेगा, किसान को भी पता लगेगा कि वो जो खेती कर रहा है कैसे लॉस का है। क्योंकि इनकम टैक्स के जब रिटर्न दाखिल करना है तो जैसा एक व्यापारी पूरा उसका ये करता है कि भाई मैंने इतने में माल खरीदा, 1000 रुपए में माल खरीदा, 1100 में बेचा, 100 रुपए मुनाफा हुआ मुझे, और ऐसा करके साल भर में मुझे 1 लाख रुपए मुनाफा हुआ, तो साल भर में मैंने ये फलाने नौकर को इतना पगार दिया, मेरा दुकान का भाड़ा इतना दिया, मैंने बिजली का बिल इतना दिया, मेरे आने जाने का खर्चा इतना हुआ। तो ऐसा करके वो देखता है कि भाई 1 लाख रुपए में मुझे बचे कितने हैं, तो एक 10,000 रुपये बचे। तो इनकम टैक्स के स्लैब में वो आता नहीं, इनकम टैक्स उसको भरने की जरूरत नहीं है, या वो बताने के लिए उसको खर्चा तो रखना पड़ता है, हिसाब रखना पड़ता है। यहाँ पे किसान हिसाब क्यों नहीं रखता है, क्योंकि उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, प्लस वो अनपढ़ है, उसको समझता नहीं है, उसको इस तरीके से एजुकेट नहीं किया गया है किसान को। तो इसीलिए ये सारे जो मुद्दे हैं ये सारे लेकर ही हमको सरकार के साथ में चर्चा करनी है। लेकिन हमें ये नहीं समझता कि कौन से सरकार से चर्चा करें। सरकार हमने पता है, हम आने को तैयार है, उनके साथ में सारी चर्चा करने के लिए तैयार है। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो, आए हमसे रूबरू चर्चा करें, हम बताएंगे उनको। जैसे कि अभी आपने सरकार का विषय निकाला है, तो हम देखते हैं कि विपक्ष में जो भी सरकार होती है, मतलब विपक्ष में जो भी गठ होता है, वो हमेशा किसान का मुद्दा उठाते हैं। मतलब जो सरकार होती है उस पर निशाना करने के लिए किसान का मुद्दा निकालते हैं। लेकिन सत्ता के बाहर गए कि आपको याद अगर कोई आता है तो किसान आता है। देखिए यही देवेंद्र फडणवीस जी थे जो 2013 में जब इनकी सरकार नहीं थी तो इन्होंने किसान दिल्ली निकाली थी और बड़ा भजन वजन करते करते निकाले थे। और उन्होंने बोल रहे थे, वो वीडियो भी आपको अवेलेबल होगा, मैं आपको ये आप बता सकती हो। तो ये उन्होंने बोला था कि किसानों को जो सोयाबीन का भाव मिल रहा है 4,400 रुपये मिल रहा है, हमारे हाथ में सत्ता दे दो, हम आपको किसानों को 6,000 रुपये देंगे। कपास को उस समय पे 6,000 रुपये भाव मिलता था, इन्होंने बोला था कि आप हमको सत्ता दे दो, हम 10,000 रुपये किसान को भाव देंगे। और अभी तो सत्ता तुम्हारे हाथ में, कई सालों से तुम्हारे हाथ में, 2014 से, बीच में 1-2 साल नहीं थी। देखिए ऐसा है कि ये सारा राजनीति के बीच में सरकार किसान फंसा है। जब सत्ता में नहीं रहते तब किसान के नाम से चिल्लाने का, सत्ता आ गई तो किसान को भूल जाने का। अभी भाजपा कांग्रेस वाले सत्ता में नहीं है तो किसानों के नाम पे चिल्लाते होंगे। अभी हाउस के अंदर आप जाके देखिए, जैसे कि अभी कुछ सालों से सरकार में उतार चढ़ाव चढ़े हैं। जैसे बहुत से नेता जो है वो विपक्ष में होकर किसानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर सरकार में आ गए, अगर उनके पास हक आ गए उनके लिए काम करने के लिए, किसानों के लिए काम करने के लिए, तो क्या सच में ये काम होते हैं जितना वो विपक्ष में होने? वही तो बात है ना, किसान की सुसाइड बढ़ क्यों रही है? क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है उनके लिए। मैं आपको इरिगेशन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए विदर्भ जो है ये 1957 तक के हम लोग तो सेपरेट स्टेट थे, हमारा सीपी एंड बेरार करके हमारा प्रोविंस था सेपरेटली। वो प्रोविंस को आप स्टेट में कन्वर्ट करो, ये डिमांड थी। और उसके बाद में 1960 में ये लीगली, यानी कहने का मतलब अधिकृत रूप से ये महाराष्ट्र के साथ में जोड़ा गया। जब हम जोड़े गए थे इनके साथ में, उस समय पे हमारा इरिगेशन करीब करीब 7% था विदर्भ का, आज 17% है। पश्चिम महाराष्ट्र का इरिगेशन उस समय पे 2% था, अब 2% का इरिगेशन उनका 102% हो गया, 102% हो गया। क्यों हो गया वो? क्योंकि 2 कारण है। एक तो हमारे विदर्भ के जितने भी ये है सांसद बोलो या उसके बाद में जो हमारे एमएलएज है, आमदार है हमारे, ये निकट्टू है,
टोटल निकट्टू है। इनको तो जाके लोगों ने जूते जिस दिन मारेंगे ना तब इनको पता लगेगा। प्रॉब्लम क्या है कि विदर्भ का जो किसान का जो खून है ना बड़ा ठंडा है। क्यों ठंडा है कि क्योंकि हम इंडिया के सेंटर में बैठे, 0 माइल्स आपको पता ही है ये नागपुर में। तो वहां पर ना कोई दुश्मन आया, ना कोई विदेशी सत्ता आई हमारे यहाँ पे, और ना ही हमारे यहाँ नेचुरल कैलेमिटी आई, और ना ही कोई इनको खाने पीने के लाले पड़े। तो इसके कारण क्या हो गया है, ये बड़ा सुखी किसान था। और सुखी किसान होने से ये किसान ने कभी मारपीट कभी सोची नहीं। बड़ा वैभवशाली इनका इतिहास रहा है। ये वराड़ है ना, ये वराड़ और सोने की कराड़, यानी इसको रीजन विद गोल्डन बॉर्डर कहा जाता था। और बाकी के जो जो किसान हैं आप देखिए, उनको दिन रात युद्ध का प्रसंग रहता है। जैसे पंजाब का दो, राजस्थान का लो, सूखा है तो इसलिए उसको जब तक के मेहनत नहीं करेगा, दौड़ धूप नहीं करेगा, और बॉर्डर्स लगी हुई है पाकिस्तान से वगैरह इधर उधर से, तो नेचुरली वो लठ लेके ही जाता है। जो जाट लोग देखो, पंजाब के लोग देखो, हाथ में तलवार या हाथ में लठ, क्योंकि कब आएगा दुश्मन और कब हल्ला करेगा, तो उनमें क्या है, एक जुझारूपन है। तो वो हिसाब से क्या हुआ कि उन लोगों ने अपनी बातें जो है मनवा लिया, क्योंकि उनको मालूम है किस तरीके से झगड़ा करना पड़ता है। पश्चिम महाराष्ट्र के भी जो लोग हैं वो तो पूरा का पूरा बंजर और क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी का एरिया था। उनको भी बहुत ज्यादा, यानी सूखे का और ये एरिया होने से उनको भी जब तक के मेहनत नहीं करेंगे तब तक के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उनकी आदत हो गई है मेहनत करने की, और एक डिसिप्लिन है वहां पे। अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे पश्चिम महाराष्ट्र की, तो वहां पर आपको दिखेगा कि वहां का जो वर्कर है बड़ा डिसिप्लिन है। मैं देखता हूँ हमारे रिश्तेदार वही है। तो फैक्ट्री के अंदर अगर एक को वर्कर को अगर आना नहीं है तो वो खुद होके उसके बदले में दूसरा आदमी भेज देता है फैक्ट्री पकड़ के। और हमारे विदर्भ में क्या परिस्थिति है, वो एकदम गायब हो जाएगा फैक्ट्री में से। अरे भाई क्यों, क्या हो गया, तो 2 दिन क्यों नहीं आया? तो वो ऐसी बोली, नाजी ते बाजूला काय झालं, आमच्या ते मौत झाली म्हणून मी तिकडे निघून गेलो होतो। अच्छा ठीक है भाई, घंटा 2 घंटा गया, वापिस क्यों नहीं आया? फिर दूसरे दिन भी नहीं आया। वो ये नहीं सोचता कि भाई अकेला नहीं जाने से मेरा पूरा डिपार्टमेंट बैठा रहेगा। ये विदर्भ के अंदर की सारी इंडस्ट्रीज खराब होने के पीछे जो है ना, यहाँ की जो ये वर्कर्स का जो थिंकिंग है, सोचना है, इनको जो जिस तरीके से डिसिप्लिन इंडस्ट्री की पालनी चाहिए वो नहीं पालते हैं। किसान भी यहाँ जो है वो जिस तरीके से अपने किसान अब खेती के बारे में जागरूक होकर उनके ऊपर जो ये आसमानी संपत्ति संकट आते हैं या कुछ होता है, तो क्या है देखिए, पश्चिम महाराष्ट्र का किसान हर साल रास्ते में बैठता है। जी जी। वो बोलता है हमारे हमारे इसके भाव बढ़ा दो, गन्ने का भाव बढ़ा दो, लेकिन अकेला नहीं बैठता। वो सांसद को लेके बैठेगा, वो आमदार को लेके बैठेगा, और उनको पता है कि अगर ये नहीं बैठा तो उसको बड़े बता देते कि ठीक है अभी अगले इलेक्शन में तेरे को देख लेंगे। ये विदर्भ का किसान नहीं करता। विदर्भ के किसान को क्या है, आमदार माने अगर वो थोड़ा बहुत फोन फान उठा लिया तो बहुत अच्छा है। वो उसके अपने क्या बोलते बेटी की शादी तय हो रही तो वो आमदार ने हाजिरी लगा दिया, किसकी मौत हो गई तो आमदार, वो उसको लगता कि बस आमदार का यही काम है, बड़ा खुश हो जाता। उसको ये नहीं लगता कि ये तो फालतू काम है, लेकिन जो असली काम है, जो मेरा जो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है, जो सूखा गिर रहा है, या जो ज्यादा अभी बेमौसम बरसात हो गई है, इसके कारण जो मेरा ये नुकसान हुआ है, तो जाके पकड़ेगा नहीं ये। इसीलिए अभी हमने जो सारी इसके ऊपर से इनको किसानों को जो है विदर्भ के, इनको पूरी जागरूक करने की कोशिश करी है और उनको बताने की कोशिश हमारी चालू है। जी, तो जैसे अभी सीधा सीधा मुद्दा ये है कि किसान जो साक्षर नहीं है, इसका फायदा हमारे नेता लोग उठा रहे हैं। तो किसानों की साक्षरता ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है अभी। तो उनको साक्षर करने के लिए, और जैसे कि अभी ये आत्महत्या हो रही है, वो रोकने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? जैसे कि अभी अधिवेशन भी चल रहा है तो हम ये मुद्दा उठा सकते हैं उसमें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि इसके बारे में मैंने गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था 2016-17 में। मेरी जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे उस समय पे उनसे बात हुई, और वो बता रहे थे कि भाई ये किसान को जो आत्महत्या करे, पूरे साहब आप हमको मदद करो। तो मैंने उनको एक प्लान बना के दिया। मैंने पूछा उनको कि भाई देखिए, क्या किसान का सारा माल आप खरीद सकते हो? भला ही ज्यादा भाव मत दो, लेकिन कम से कम एमएसपी में तो खरीदो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गवर्नमेंट का ये है। बोले वो हमने खरीद के देखा, जो तुअर थी हमने खरीद किया, और उसके बाद में हमको दिखा कि वो बेचते वक्त हमको 3,500 रुपये पर क्विंटल का लॉस हुआ। तो उससे तो अच्छा था कि हम किसान को 2,000 रुपये दे देते थे, तो किसान खुश हो जाता था और हमको भी इतना लॉस नहीं होता था। तो बोले वो तो पॉसिबल नहीं उनसे पूरा का पूरा माल खरीदना हमारे लिए। मतलब भाई ठीक है ना, ये आपने एक जवाब दे दिया।
तो मैंने बोला भाई एक बात देखिए कि क्या किसान के जो कृषि उपज है क्या आप उसके दाम बढ़ा सकते हो? बोले नहीं, वो दाम भी नहीं बढ़ा सकते। मतलब भी दोनों भी आपके रास्ते तो कट गए। फिर अभी तो मैं आपको तीसरा रास्ता बताता हूँ। मैंने बोला भाई ऐसा है, लॉस और प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है? ऐसा खर्चे से अगर सेल की कीमत ज्यादा मिल गई तो कहने का मतलब मुनाफा हुआ, और जो खर्चा हो गया उससे अगर प्राइस कम मिली उसको तो लॉस हो गया। तो मैंने बोला भाई ऐसा है कि एक ही काम करो ना, इसका जो खर्चा है वो कम करो। बोले कैसा कम करें? मैंने बोला भाई उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाइए आप। तो बोले आप मुझे प्रपोजल दो। मैंने उनको प्रपोजल दिया। पंजाब राव देशमुख जैविक खेती मिशन के नाम से पूरा का पूरा प्रपोजल उन्होंने देखा। मैंने काफी उनको समझाया, 2-3 महीने मेरे खर्चा किए उसके ऊपर। उसके बाद में वो बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये लागू करवा दे। मतलब ये महाराष्ट्र में लागू हो नहीं सकता, करो भी मत आप, और मेरे से इतना काम होने वाला नहीं है। क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को तो गन्ने को तो रासायनिक खाद डालना है और टनेज बढ़ाना है और कारखाने में डालना है, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको तो टन से पैसा लेना है, टन के हिसाब से। तो वो भी सुनने वाला नहीं। तो नासिक का जो किसान है उसको भी सिर्फ छिड़काव करना है अंगूर के ऊपर, अंगूर निकालना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसको भी कोई लेना देना, वो कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। तो उसे बेटर ये है कि लेट मी वर्क इन द रीजन वेयर आई एम नोन इन फार्मर्स, किसान जहाँ पे मेरा काम है। तो मैंने उनको कहा कि जो सुसाइड प्रोन बेल्ट है जो देशोन्नति ने उजागर किया था 2001 से 2007 साल के बीच में, तो उसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो बोले ठीक है। तो वो 6 जिले के लिए एक मिशन बनाइए, और हमने चालू कर दिया। देखिए ये मिशन के अंदर हमने किसानों के 400 गुट बनाए। एक गुट के अंदर 20 किसान, और हर किसान से हमने पैसे लिए 4,000 रुपए कि तेरा शेयर डाल। किसान तो ये कोई पैसा कभी देता नहीं है, लेकिन ये मिशन ऐसा बना कि उसके अंदर हमने बोले कि तुम 4,000 रुपए डाल के इसके अंदर तुम्हारी कंपनी सोसाइटी बनाओ, यानी गुट बनाओ तुम्हारा। वो 4,000 रुपए दी के उसका मेंबर बनाओ गुट का। उसके बाद में वो ऐसे 20 गुट एक जगह करके, 10 गुट एक जगह करके हमने ऐसी 42 कंपनियां बनाई। 400 गुट में से 42 कंपनी बनी, क्योंकि हर गुट के अंदर हमने 10-10, 8-10 गुट डाले हर कंपनी के अंदर, और 42 कंपनी बनी, और 42 कंपनी की एक पेरेंट कंपनी बना। तो और एक काफी अच्छा सक्सेसफुल मॉडल ये हमने विदर्भ में ये एक सरकार के सामने खड़ा किया। और जबकि सरकार ने इसके लिए जो बोला था कि हम आपको 100 करोड़ देंगे, तो 100 करोड़ की जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसा कुल मिला के 13 करोड़ मिला, वो भी बड़े रोते रगड़ते। उसके बावजूद ये गुट बने, उसके बावजूद 42 कंपनी बनी, उसके बावजूद उसके पेरेंट कंपनी बनी। और गवर्नमेंट ने अभी क्या किया आपको पता है? गवर्नमेंट ने बनाया कि अभी ये पूरे के पूरे हम पूरे स्टेट को लागू कर दें, और स्टेट को लागू करवा दिया। जो 6 जिले के अंदर काम हो रहा था, किसान 4,000 रुपए दे रहा था। तो क्यों दे रहा था? क्योंकि वो देख रहे थे कि प्रकाश भाई इसमें है, तो मेरे नाम पे मुझे देख के ये किसानों ने पैसे दिए, इसके अंदर सदस्य बने, कंपनियां बनी, खुली, काम करना चालू हुआ। और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जब ये नया बना है महाराष्ट्र का, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रकाशपुरी को हटा दिया और एक सरकारी अफसर को उसका चीफ बना दिया। अब सरकारी अफसर का क्या लेना देना है, किसान को क्या लेना देना है उसको? तो कहने का मतलब क्या है मालूम है क्या? जो चल रही ना, सिर्फ राजनीति चल रही है इसके अंदर, और हर जन अपने अपनी ये चलाने के लिए ये है, उसका वो सरकारी अधिकारी बन गया है, और वो बाकी कोई किसान उसके अंदर अभी है ही नहीं, रहा नहीं है। और पहले जितना था उसके पर एकड़ के पीछे गवर्नमेंट जो उसको पैसा देती थी, तो हर साल में 4,500 रुपए उसको देते थे। अभी क्या कर दिया उन्होंने, 4 साल में 4,500 रुपए देंगे। 4 साल में, पहले साल 1,500 देंगे, बाद में 1,000 रुपए देंगे। तो कौन काम करेगा? अच्छा वो भी देंगे समझ लो किसान, लेकिन हु इज देयर आइकॉन? आइकॉन तो कोई है ही नहीं। ये गवर्नमेंट अफसर जो है, IAS IPS होके आए हुए, इनको पीछे, और ये तो कोई आते नहीं किसान के पास में, और उनका क्या चरित्र मालूम है किसानों को? तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट क्या बोलते हैं उसको, जो किसानों की सुसाइड हो रही है, ये रोकने का गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं, इससे सीरियस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करना है, ये नौटंकी करनी है, कुछ बताना है कि हम कुछ तो भी कर रहे हैं किसानों के लिए। ये बताने का सारा ये सारा चक्कर चल रहा है, श्रेय लेने का वगैरह। इनको कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट और इनकी जो है पूरा का पूरा बस वो उनका जो मतलब है, स्वार्थ है, वो स्वार्थ
वो करने के लिए यहाँ सारे के सारे बैठे हैं। किसानों से कोई लेना देना नहीं है। रोज 14 किसान विदर्भ में आत्महत्या कर रहे हैं। कोई उसके ऊपर ये अभी आप देखिए, अभी 10 दिन का अधिवेशन चलेगा, तो 10 दिन के अधिवेशन के अंदर किसानों की राजनीति चलेगी। उनको फायदा कुछ नहीं होगा, ना ही उनका कुछ काम किया जाएगा। इतना ये है सारा। तो जैसे अभी अधिवेशन चल रहा है, आपने जैसे बोला कि अभी राजनीति चलेगी लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, तो आपकी ओर से उनके लिए कुछ आगे आत्महत्या कम होने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हमने क्या किया है इसके अंदर, अभी इनको अल्टीमेशन दिया है। पहली बात तो ये महाराष्ट्र के साथ में हम लोग जुड़े हैं, तो जुड़ने के बाद में हमारा प्रगति होने के जगह पे ये पूरी अधोगति हो गई है। 2-4 ही चीजें आपको मैं बताता हूँ अधोगति। देखिए, जब 1960 में इनके साथ में जुड़ी थी तो विदर्भ के अंदर 12 कपड़े मिली थी, 12 कपड़ा मिल थी, और करीब करीब उसके बाद में 25-30 ये स्पिनिंग मिल्स थी हमारी। तो कपड़ा मिले 12 बंद, स्पिनिंग मिल में से 2 या 3 बड़े मुश्किल से चालू है, बाकी वो सारी बंद होगी। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने पैसा या ये देना चाहिए था, सब्सिडी देना चाहिए था, हेल्प देना चाहिए था, वो कुछ किया नहीं। पश्चिम महाराष्ट्र के जितने भी शक्कर कारखाने हैं, वो सारे के सारे शक्कर कारखाने की जो अध्यक्ष है या जो लोग हैं उनके कर्ता धर्ता, वो सारे सत्ता में बैठे, और वो जाके फिर कभी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कभी ये एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ लेते रहते। कभी वो ब्याज माफी ले लेते। तो ये इस तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र की जो नेते हैं, ये उनके जो पुढ़ारी है, वो करने में सक्षम है। मैं उनको बिल्कुल दोष नहीं देता हूं। ये काम, यही काम है नेताओं का, कि किस तरीके से हमारे यहाँ की जो खेती के ऊपर की जो चलने वाली इंडस्ट्री है, किस तरीके से प्रॉफिट में चले, किस तरीके से किसान का जीवन ही हो। अगर मैं दोष देता हूं तो हमारी ये विदर्भ के जो भी आमदार है, जो भी सांसद है, इनको देता हूं कि निकट्टू है, बिल्कुल 101% निकट्टू है। ये इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी खुद की राजनीति करने में लगे हुए हैं। उनमें से सारे के सारे बहुतांश जितने भी हमारे ये है नेता हैं, इनके सारे के सारे ये जो नदी में की रेती उठाओ, ये मुरुम उठाओ, ये इनके क्रशर चलाओ, ये इसके पीछे ये सारे के सारे लगे हुए हैं। और इनको डांटने वाला यहाँ पे कोई नहीं है विदर्भ के अंदर। जिस तरीके से इनको कोई गॉडफादर चाहिए ना, विदर्भ में सारे के सारे ये इनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। तो ये जिसको बोलेंगे, तो इनको अभी लाइन पे लाने का काम हमने अभी किसानों को बोला है। इस बार हमने ठहरा लिया है और किसानों को बोला है कि जो विदर्भ की बात करेगा वही हाउस में रहेगा। जो विदर्भ की बात नहीं करेगा और दूसरे लोगों को बोलने देगा। विदर्भ का ये अधिवेशन जो था, ये 6 हफ्ते का था, 6 हफ्ते के लिए तय हुआ था। 6 हफ्ते की जगह पे ये कितना काम करते हैं अभी देखो। ये आंखों में धूल झोंकने के लिए बोले हम 7 तारीख से आएंगे तो 20 तारीख तक रहेंगे। तो 7 को आए, पहला दिन तो इनका सिर्फ ये शोक प्रस्ताव में निकल गया। आज है दूसरा दिन, इसके आज भी ऐसी थोड़ा बहुत तो भी काम करेंगे। शुक्रवार है, फिर आधे लोग तो दोपहर को निकल जाएंगे, कल शनिवार रविवार है, तो ये 4 दिन तो इसमें से निकल गए। उसके बाद में और जो है 2 सैटरडे संडे है, तो कुल मिला के 10 दिन काम होगा। उसमें से भी ये 2 दिन निकल जाएंगे, उसमें कुछ नहीं। 8 दिन में क्या होना है। और उसमें ये फिर आरक्षण है, मराठा आरक्षण है, इसके अंदर हंगामा करेंगे। क्या है कि सिर्फ लोगों का मुंह बंद करना है कि हम आए भाई तुम्हारे विदर्भ में काम करने के लिए, लेकिन काम कितना किए, हमारी समस्या कितनी सुलझाई आपने। हमारा जो अभी सूखा गिरा या इस तरीके से फसल बर्बाद हुई, ये जो ओले गिरे या जो बेमौसम बरसात हुई, तो क्या है कि ये जब तक के लोग इनको जूते नहीं मारेंगे, वहां पे उनके मतदान क्षेत्र के अंदर, और वैसी आदेश अगर हमने अभी दिया है, मुझे भी देखना है कि हमारे जो लोग हैं, ये जो हमारे सांसद है, हमारे जो आमदार है, जो पार्षद है हमारे, ये जाके जब उनके मतदार संघ में जाएंगे ना, तो मुझे देखना है कि हमारे किसान कितने जागरूक है। अगर ये जागरूक नहीं है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी ये 14 आत्महत्याएं हो रही है, 14 की जगह पे वो 140 होगी रोज की, तो भी मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं लगेगा, कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। ये यही लायकी के हमारे किसान जो है ना, ये इन्हीं लायकी के। तो मैं तो चाहता हूं कि फिर ये एक बार ये जो इस तरीके से जो लोग हैं ना, इसमें से एक बार खेती में से बाहर हो जाए तो कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी जो बोला जाता है ना कि सारी की सारी जो खेती है कारपोरेट सेक्टर ने ताबे में लेनी चाहिए, मैं तो बोलता हूं कि चलो एक बार चलो ये भी करके देखो। क्योंकि अगर ये इसी तरीके से अपने हकों के बारे में अगर जागरूक नहीं रहेंगे किसान,
हमने पार्षद चुन के दिया है, काय के लिए चुन के दिया है? ये हमारी समस्याएं उजागर करने के लिए दिया है या हमारे शादी में आके रसगुल्ले खाने के लिए दिया है? इसको बनाया तुमने, ये इनको समझना चाहिए। ये अगर नहीं समझते, जो बातें पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों ने समझी है, उत्तर महाराष्ट्र के लोगों ने समझी है, उनको मालूम है कि ये पार्षद काय के लिए है। एक एक पार्षद जो है उनका, वो पूरी की पूरी फाइलों का बस्ता लेके घूमता है, एक आदमी रहता है उनके साथ में, हर एक की समस्या लेके चलता है। यहाँ पे तो किसी को ये पड़ी नहीं है इसके बारे में। तो ये हमने प्रयास किया है इस बार, हमारी विदर्भ आंदोलन समिति जो है इसके बारे में किसानों को बड़ा जागरूक करने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है, और हम भी देखेंगे कि अभी हाउस में कौन कितना प्रश्न उठाता है, क्या होता है। जी, तो हमारे विदर्भवादी नेता श्री प्रकाश जी पोहरे ये किसानों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको जागृत करने की मेहनत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि एक दिन ये बदलाव हमें दिखेगा। और अभी जैसे कि अधिवेशन चल रहा है और सर ने बोला कि इसके पहले जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें इतना फर्क हमें देखने को नहीं मिला है किसानों के पक्ष में। तो अभी देखना ये होगा कि अधिवेशन 2023 का जो होता है उसमें क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं किसानों के पक्ष में। तो जैसे कि हम देशोन्नति के इस खास मुलाकात में विविध मुद्दों पर बात करते हैं और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज हमने बात की किसानों की। ऐसे ही विविध मुद्दों पर सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।